हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, अपनी बात चल रही थी पोएट्री पार्ट को लेकर के, और पिछली क्लासों में हमने दो कविताओं को पढ़ लिया था। पहली कविता थी आपकी द नोबल नेचर, दूसरी कविता थी बॉय सॉन्ग। आज हम तीसरी कविता की बात करेंगे, और तीसरी कविता है आपकी द होप। देखिए, द होप, होप का मतलब होता है उम्मीद या आशा। यदि हम अबाउट द पोएट की बात करें, तो मैंने आपको पहले बताया कि अबाउट द पोएट से संबंधित कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है। अपने जो प्रश्न पूछे जाते हैं अबाउट द पोएम होता है। आज हम बात करने वाले हैं होप को लेकर के। देखिए, होप जो लिखा है वो एक राजस्थान के कवि हुए, जिनका नाम है राजन अग्रवाल। यानी इस कविता जो लिखी गई है, यानी हम ये कहें, यदि मैं अबाउट द पोएट की बात करता हूं, अबाउट द पोएट, तो ये जो कविता है वो किसके द्वारा लिखी गई है? कंपोज्ड बाय राजन अग्रवाल। राजन अग्रवाल के द्वारा लिखी गई है। ये राजन अग्रवाल एक बहुत ही प्रतिभा के धनी कवि हैं। इनका जो जन्म हुआ था ये बॉर्न 1991। अब आप देख सकते हैं 1991 में इनका जन्म हुआ था, और अभी एक नवयुवक कवि हैं। और सबसे खास बात यह है इनकी, ऐसी जो प्रतिभा है, इस प्रतिभा का जन्म भी कहाँ पर हुआ है? इन राजस्थान। यानी ये राजस्थान के कवि हैं, और राजस्थान में भी यदि मैं बात करता हूं तो झुंझुनू में हुआ था। इनका जन्म कहां पर हुआ है? झुंझुनू सिंघाना। तो इनका जन्म जो हुआ है वो राजस्थान में हुआ है, और इनका जन्म हुआ था इन 1991 में इनका जन्म हुआ। और वर्तमान में ये उदयपुर में निवास करते हैं, उदयपुर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। और जब हम इनकी कविताओं की बात करते हैं तो लगभग इन्होंने 50 पोएम कंपोज की हैं। अब तक इन्होंने 50 कविताएं लिखी हैं। अब इस जो कविता की हम बात कर रहे हैं, द होप की बात कर रहे हैं, ये होप जो कविता है, ये होप कविता जो राजन अग्रवाल के द्वारा लिखी गई है, यह एक ब्लैंक वर्स में लिखी गई कविता है। यानी ये एक ब्लैंक वर्स की कविता है, एक ब्लैंक वर्स है। ब्लैंक वर्स क्या होता है? देखिए, जैसे हम विभिन्न स्टेंजा पढ़ते हैं, अलग अलग स्टेंजा होते हैं, तो अलग अलग स्टेंजाओं की अपनी अलग अलग शैली होती है। जैसे 14 लाइन की कविता होती है जिसको हम सोनेट कहते हैं। आप ऐसे मान लीजिए, जैसे हिंदी में आप जो कविताएं पढ़ते हैं, जो आप पद्य पाठ पढ़ते हैं, उसमें आप एक चौपाई के रूप में आप कहते हैं ये छंद है, कोई चौथा है, अलग अलग जो उनकी जो शैली होती है लिखने की, पद्य लिखने का जो एक पैटर्न होता है। तो ठीक है, ब्लैंक वर्स भी, तो ये कविता जो लिखी गई है वो ब्लैंक वर्स की कविता है, ब्लैंक वर्स में। और इस कविता की हम और बात करें तो इस कविता की कोई राइम स्कीम नहीं है। मैं कहूं तो ये अनराइम है, यह एक अनराइम्ड पोएम है। इस कविता की कोई राइम स्कीम नहीं है,
यह एक अनराइम पोइम है। अनराइम पोइम का मतलब जिसकी कोई फिक्स राइम स्कीम नहीं होती है, ऐसी कविता को हम अनराइम पोइम कहते हैं। अब इस कविता के अंदर ये तो थी इसकी सामान्य सा परिचय था। हमने ये कवि का एक सामान्य सा परिचय देखा। सामान्य परिचय में हमने देखा कि इस कविता को लिखा किसने है। द पोएम हैज बीन कंपोज्ड बाय राजन अग्रवाल who was born in 1991 in झुंझुनू, राजस्थान। राजस्थान के झुंझुनू जिले में 1991 में इनका जन्म हुआ था और ही हैज रिटेन 50 पोएम्स। लगभग इन्होंने अबाउट 50 पोएम्स, लगभग 50 कविताएं अब तक लिखी हैं और उन 50 कविताओं में से इन हिज 50 पोएम्स द होप इज वन ऑफ देम। ये होप उनमें से एक है। इस होप कविता को जो उसका पैटर्न है वो एक ब्लैंक वर्स का है। ब्लैंक वर्स में लिखी गई कविता है ये, और इस कविता की कोई राइम स्कीम भी नहीं है। तो ये हमने देखा इस कविता का एक सामान्य परिचय। अब हम आगे बात करते हैं इस कविता के बारे में। अब यहां से सबसे महत्वपूर्ण बात शुरू हो जाती है अबाउट द पोएम। अब मैं बात करूंगा अबाउट द पोएम। यहां से अपनी महत्वपूर्ण चीजें शुरू हो जाती हैं। जो बोर्ड लेवल पर जो आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो सब अबाउट द पोएम से पूछे जाते हैं लेकिन थोड़ी थोड़ी जानकारी हमें कवि के बारे में भी रखनी चाहिए। इसलिए मैंने आपको इस कविता के कवि के बारे में थोड़ा सा बताया कि लिखा किसने है। तो राजन अग्रवाल ने लिखा है। इनका जन्म कहाँ पर हुआ है। तो जन्म इनका राजस्थान झुंझुनू सिंघाना में हुआ था। और कब हुआ था तो 1991 में हुआ था। अब तक इनका जो कैरियर है, साहित्यिक कैरियर की जब हम बात करते हैं, इनका लिटरेरी जो कैरियर रहा है वो रहा है कि अब तक इन्होंने 50 पोएम लगभग लिख दी हैं और उनमें से ये जो होप कविता है वो एक है। इस होप कविता को ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। ये एक अनराइम पोएम है जिसकी कोई राइम स्कीम नहीं है। अब मैं आपको पहले समझाया था कि हमें किसी भी कविता को पढ़ने के लिए उसके कुछ बिंदु होते हैं। हम उसके सबसे पहले मैंने कहा था थीम पर हमें बात करनी चाहिए, और जिसने थीम को समझ लिया वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। तो ध्यान से सुनिएगा, और जो मैं आपको बोलता हूं मेरे वाक्यों पर ध्यान रखिए और आपको सारे क्वेश्चनों का आंसर यहीं से मिल जाएगा। तो थीम क्या होती है। देखो थीम को मैंने कहा अब तक हम दो कविताओं की थीम पढ़ चुके हैं। थीम का मतलब होता है विषय वस्तु। अभी थीम का जो क्वेश्चन होता है वो सभी कविताओं में कॉमन होता है। सभी कविताओं का थीम आपको तैयार रखना है। तो ध्यान से सुनेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। तो देखिए कवि कहता है, इस कविता का थीम में बता रहा हूं। इन द पोएम द पोएट सेज, कविता में कवि ये कहना चाहता है कि वी शुड बी होपफुल, कि हमें आशावादी होना चाहिए। कविता में कवि ने कहा कि हमें आशावादी होना चाहिए, क्योंकि कवि कह रहा है कि आशा जो है लोगों के अनुसार आशा के बहुत सारे नाम हैं। होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स बाय डिफरेंट पीपल। अलग अलग लोगों के द्वारा आशा के बहुत सारे नाम दिए गए हैं। कुछ लोगों ने कहा इट इज एक्सपेक्टेशन। आशा जो है, आशा मतलब उम्मीद, होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स। आशा के बहुत सारे नाम दिए गए हैं। किसी ने कहा, कुछ लोग कहते हैं कि आशा एक एक्सपेक्टेशन है, ये उम्मीद है। किसी ने कहा कि ये फ्यूचर रिलेवेंस है, मतलब इट इज रिलेटेड टू फ्यूचर, ये फ्यूचर की एक संभावना है। हम किसी कार्य के प्रति अपनी संभावना व्यक्त करते हैं, ये फ्यूचर रिलेवेंस है, इसकी फ्यूचर के साथ इसकी संभावना होता है। और किसी ने कहा मेजर ऑफ बेनिफिक्शन, और कुछ लोग कहते हैं कि आशा मेजर ऑफ बेनिफिक्शन है। बेनिफिक्शन कहते हैं एक धर्म, चैरिटी ऑफ डीड,
डीड ऑफ चैरिटी, सॉरी, डीड ऑफ चैरिटी, एक दान का काम है। तो इस प्रकार से लोगों ने के अनुसार, कभी नहीं कहा, कभी कह रहा है कि आशा के बहुत सारे नाम दिए गए हैं। कौन कौन से? एक्सपेक्टेशन। अब देखिए, बोर्ड में 2018 में प्रश्न पूछा गया था कि व्हाट आर द नेम्स ऑफ द होप, आशा के क्या क्या नाम दिए गए हैं? तो डिफरेंट नेम्स आर गिवन टू होप, आशा के बहुत सारे नाम दिए गए हैं। उनमें से एक तो नाम था एक्सपेक्टेशन, आपको यही याद रखने हैं। दूसरा नाम क्या दिया था उनका? फ्यूचर रिलेवेंस, भविष्य की प्रासंगिकता है। और तीसरा नाम दिया था मेजर ऑफ बेनिफिक्शन, कि ये मेजर ऑफ बेनिफिक्शन है। लेकिन द पोएट सेज दैट, कवि कहता है कि भले ही लोगों ने इसके कुछ भी नाम दिए गए हों, बट अकॉर्डिंग टू मी द होप इज द क्रिएशन ऑफ सॉइल। कवि ने कहा भले इस कविता के कितने ही नाम दिए गए हों, लेकिन मेरे अनुसार इट इज द क्रिएशन ऑफ सॉइल, यह आत्मा का सृजन है। आत्मा का सृजन मतलब है आत्मा का उद्धार करने वाला, आत्मा का निर्माण करने वाला है। होप के बिना जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। तो आशा के चाहे कितने भी नाम दिए गए हों लोगों के द्वारा, लेकिन मेरे अनुसार, अकॉर्डिंग टू मी, और 2019 में प्रश्न पूछा है कि कवि के अनुसार आशा क्या है? व्हाट इज द होप अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार आशा क्या है? तो अकॉर्डिंग टू द पोएट द होप इज द क्रिएशन ऑफ सॉइल, ये कवि के अनुसार आशा आत्मा का सृजन है। कवि ने कहा कि आत्मा के बिना, इस आशा के बिना जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। आशा है तो जीवन है, यानी इफ देयर इज होप देयर इज लाइफ। यदि आशा है तो जीवन है, और आशा नहीं है तो जीवन भी नहीं होता है, यानी जीवन भी आशा के साथ चलता है। अब इस आशा का हमारे जीवन में आगे कहता है कि ये आशा जो होती है, किस द नेगेटिविटी एंड फेस विथ प्लेजर सम। ये आशा जो होती है फेस विथ एंथुजियाज्म, ये हमारे अंदर जोश बढ़ती है। ये हमारे अंदर जो नकारात्मक विचार है, और नकारात्मक विचारों को हमसे दूर कर देती है। इट इज द होप दैट मेक्स अस फील प्लीजरसम, कवि कहता है कि इट इज द होप दैट मेक्स अस फील प्लीजरसम, ये आशा है जो हमें आनंद महसूस करवाती है। आशा ही है जो हमें आनंद महसूस करवाती है। अब आनंद महसूस कैसे करवाती है? तो आगे कहता है कि इट किल्स द नेगेटिविटी, यानी ये आशा जो होती है वो हमारे अंदर के नकारात्मक विचारों को हमसे दूर कर देती है। द नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव आइडियाज दैट आर लाइंग इन आवर माइंड, जो हमारे दिमाग में पड़े हुए हैं, इट रिमूव्स द नेगेटिव थॉट्स, ये हमारे अंदर से उन नकारात्मक विचारों को दूर कर देती है। इसलिए आशा हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। तो आशा का हमारे जीवन में क्या उपयोग है, क्या महत्व है? ये महत्व है कि हमें आनंद देती है, प्रसन्नता देती है। और कैसे देती है? इट रिमूव्स द नेगेटिव आइडियाज फ्रॉम आवर माइंड, ये हमारे मस्तिष्क से उन नकारात्मक विचारों को दूर कर देती है। फिर उसने कहा कि सभी के जीवन में आशा का महत्व होता है। इट इज द होप दैट मेक्स ए बर्ड, फिर उसने एक एग्जाम्पल दिया कि इट इज द होप दैट मेक्स ए बर्ड फ्लाई इन सर्च ऑफ फूड एंड मटेरियल फॉर हिज होम। ये आशा ही होती है जो एक पक्षी को प्रेरित करती है। इट इज द होप, ये आशा होती है जो कि एक पक्षी को प्रेरित करती है इन सर्च ऑफ फूड। जो पक्षी होता है वो इस उम्मीद के साथ अपने घर से बाहर जाता है इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में। यानी आशा जो होती है वो आशा एक पक्षी को भोजन के लिए, भोजन की तलाश में उसे अपने घर से बाहर निकालती है। इट इज द होप, ये आशा ही तो होती है। पक्षी अपने घोंसले से बाहर जाता है किस उम्मीद में? एक आशा लेकर के जाता है कि उसे खाना मिल जाएगा। He gets something to build his home, अपना घर बनाने के लिए उसको सामान मिल जाएगा। In this hope he comes from
हिज होप, इस उम्मीद के साथ वह अपने घर से बाहर आता है। अब सोचिए, व्हाट विल हैपन इफ द बर्ड लीव हिज होप। यदि एक पक्षी अपनी उम्मीद छोड़ देता है, यदि उसके अंदर की आशा है वो समाप्त हो जाएगी, तो व्हाट विल हैपन विद हिम, तो उसके साथ क्या घटित होगा? यदि वो पक्षी अपनी आशा छोड़ देता है तो वो अपने घर के अंदर ही समाप्त हो जाएगा। वह भोजन की तलाश में बाहर नहीं जाएगा और वो अपने घर के अंदर अपने घोंसले में ही समाप्त हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि पक्षी के लिए एक जीवन रेखा है। फिर उसने एक दूसरा एग्जाम्पल दिया, इट इज द होप। एक उम्मीद, एक आशा ही तो होती है। ये आशा जो पेड़ों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। इन द होप द ट्रीज लॉस्ट देयर लीव्स। आशा में इन द होप, इस उम्मीद के साथ पेड़ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं कि someday they will covered with green hues। इस उम्मीद के साथ, in the hope that it will covered with green leaves, इस उम्मीद के साथ कि एक दिन वो हरी पत्तियों से पुनः लद जाएगा। ये जो पेड़ होता है अपनी पत्तियों को गिरा देता है। A tree lost its leaves। पेड़ अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं इस उम्मीद के साथ कि एक दिन एक दिन ये पेड़ पुनः हरियाली से या हरी भरी पत्तियों से पुनः भर जाएगा। ये आशा हमारे जीवन में शांति प्रदान करती है। हमें ये आशा ही तो थी जिसने हमें भूतकाल में हमारे जीवन को अस्तित्व में रखा। यदि हमारे जीवन में आशा नहीं होती तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं होता। तो इस प्रकार से इस कविता का जो ये थीम है, यहाँ पर संपूर्ण आशा के बारे में बात की गई है कि आशा हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। यदि आशा नहीं है तो जीवन की कोई कल्पना नहीं की जा सकती। आशा है तो इफ देयर इज होप देयर इज लाइफ। यदि आशा है तो जीवन है और आशा नहीं है तो जीवन भी नहीं होता है। ये तो इसकी थीम की बात हुई कि इस कविता के अंदर क्या बात कही गई है। तो इसके अंदर ये बात कही गई है कि आशा हमारे जीवन में नहीं, पक्षियों के जीवन में भी है, पेड़ पौधे सभी के लिए महत्वपूर्ण होती है और आशा के बिना हमारा जीवन नहीं चलता है। और यह हमें आशा जो होती है ये हमारे जीवन को चलाती है, हमें प्रसन्नता देती है, हमारे अंदर के नकारात्मक विचारों को दूर कर देती है। पर उसने एग्जाम्पल दिया एक पक्षी का कि पक्षी भी अपने घर से बाहर निकलता है तो वो इस उम्मीद में, एक आशा से निकलता है कि उसे खाना मिल जाएगा, उसे अपना घर बनाने के लिए कुछ सामान मिल जाएगा। फिर पेड़ जो होते हैं, दे लॉस्ट देयर लीव्स इन द होप दैट समडे दे विल कवर्ड विद ग्रीन हुईज। पेड़ अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं इस उम्मीद में कि एक दिन वो हरे भरे हो जाएंगे, पुनः पत्तियों से हरियाली से लद जाएंगे। ए बर्ड कहते हैं कली को। ए बर्ड जो होता है, कली जो होती है, स्टे ऑन इट्स ब्रांच, अपनी शाखा से चिपकी हुई होती है। इन द होप दैट समडे इट विल ब्लूसम। एक कली जो होती है वो अपनी डाली से इस उम्मीद के साथ चिपकी हुई होती है कि एक दिन वो पूर्ण विकसित एक फूल बन जाएगी। तो आशा कह सकते हैं कि सभी के जीवन में महत्वपूर्ण है। आशा के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। ये आशा ही होती है जो हमारे जीवन को चलाती है। तो अब हम बात करते हैं इस कविता का मैसेज क्या होता है। इस कविता का मैसेज क्या है? तो देखो बेटा, मैसेज क्या होगा इसका। जैसे अभी आपने थीम में देखा, ये थीम में क्या बात कही गई थी, कवि क्या कहना चाहता है। तो थ्रू द पोएम द पोएट वांट्स टू गिव ए मैसेज दैट वी शुड बी होपफुल। हमको ये मैसेज देना चाहता है कि हमें आशावादी होना चाहिए। द होप इज पार्ट ऑफ लाइफ। क्यों?
क्योंकि होप इज द पार्ट ऑफ आवर लाइफ, आशा हमारे जीवन का एक भाग है। देयर इज नो होप, देयर इज नो लाइफ, क्योंकि आशा नहीं तो जीवन भी नहीं होता है, जीवन आशा के अकॉर्डिंग ही चलता है। इसलिए हमें आशावादी होना चाहिए, हमें आशा रखनी चाहिए। इट इज द मैसेज ऑफ द पॉइंट। तीसरा एक कॉमन क्वेश्चन की जो मैं बात करता हूं, हर कविता में जो मैं बात करता हूं, वो बात करता हूं सेंट्रल आइडिया को लेकर के। इस कविता का जो सेंट्रल आइडिया है, वो सेंट्रल आइडिया क्या है? तो इस कविता की जब सेंट्रल आइडिया की बात की जाती है कि इसका केंद्रीय भाव क्या है, तो केंद्रीय भाव यही है कि होप इज द पार्ट ऑफ लाइफ, इनसेपरेट पार्ट ऑफ लाइफ। ये आशा जो है वो जीवन का एक अभिन्न अंग है। आशा के बिना हमारा जीवन नहीं चलता है, आशा ही हमारे जीवन को चलाती है। इसलिए हमें आशावादी होना चाहिए, यही इसका सेंट्रल आइडिया होगा। तो अब हमने देखी थी इस कविता का सेंट्रल आइडिया क्या है, इसका थीम क्या है, इसका मैसेज क्या है। तो ये बेटा 3 क्वेश्चन जो होते हैं ये कॉमन क्वेश्चन होते हैं। अब हम बात करते हैं एक एक स्टेंजा को लेकर के। एक बड़ी पोएम है तो एक एक स्टेंजा की हम बात करते हैं और प्रत्येक स्टेंजा से क्या क्या प्रश्न बनते हैं हम उन प्रश्नों की भी बात करते हैं। तो देखिए मैं बोर्ड पर एक स्टेंजा लिख रहा हूं। चलिए तो अब हम देखते हैं अपना पहला स्टेंजा। कुछ पंक्तियां बोर्ड पर लिखी हुई हैं, इन पंक्तियों से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं हम वो सारी बातें करेंगे। तो देखिए फर्स्ट लाइन में क्या कहा गया है। फर्स्ट लाइन कहती है कि होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स, यानी आशा के बहुत सारे नाम दिए गए हैं। होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स, आशा के अनेकों नाम दिए गए हैं। अब क्या क्या नाम दिए गए हैं? सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन। कॉल का मतलब कहना, पुकारना, बताना। अब कवि ने कहा कि डिफरेंट पीपल हैज गिवन डिफरेंट नेम्स टू द होप। कवि ने कहा कि अलग अलग लोगों ने आशा को अलग अलग नामों से पुकारा है। कुछ लोग कहते हैं सम, कुछ लोगों ने कहा कि ये एक्सपेक्टेशन है, इट इज एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है उम्मीद, आशा। तो कुछ लोगों ने कहा कि ये आशा है। अदर्स टर्म, टर्म का मतलब भी होता है कहना। टर्म का मतलब भी क्या होता है? टर्म शब्द का मतलब होता है कहना। यहां पर क्रिया के रूप में इसका अर्थ दिया गया है। तो सम अदर टर्म, कुछ और लोग कहते हैं, अन्य कुछ लोगों ने कहा फ्यूचर रिलेवेंस। अब फ्यूचर रिलेवेंस का मतलब क्या है? फ्यूचर रिलेवेंस, फ्यूचर रिलेवेंस का मतलब होता है रिलेटेड टू फ्यूचर। मैं कहूं तो रिलेटेड टू फ्यूचर। यानी कुछ लोगों ने कहा कि आशा जो है वो रिलेटेड टू फ्यूचर है, यानी भविष्य की संभावना है, इसकी प्रासंगिकता फ्यूचर के साथ में है, यदि फ्यूचर से संबद्ध है। सम अदर्स थिंक, और कुछ और लोग ऐसा सोचते हैं कि इट ए मेजर ऑफ बेनिफिक्शन। बेनिफिक्शन का मतलब होता है डीड ऑफ चैरिटी। तो देखिए बेनिफिक्शन, बेनिफिक्शन का मतलब होता है ए डीड ऑफ चैरिटी, यानी कहें तो दान का कार्य। तो अब देखो आपको ये अंग्रेजी में ही याद रखने हैं कविता के क्या क्या नाम दिए गए हैं। तो होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स, आशा के अलग अलग नाम दिए गए हैं। सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, किसी ने इसको एक्सपेक्टेशन कहा है, किसी ने इसको फ्यूचर रिलेवेंस कहा है, और किसी ने इसको मेजर ऑफ बेनिफिक्शन कहा है। बात समझ में आ गई? तो
आशा के बहुत सारे नाम दिए गए हैं। अब बेटा यहां से एक प्रश्न आया था, एक प्रश्न इन्हीं पंक्तियों से उठाया गया था और क्वेश्चन था कि व्हाट नेम्स आर गिवन टू होप। और ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया गया था और ये बोर्ड एग्जाम में आया था 18 में 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था कि व्हाट नेम्स आर गिवन टू होप, आशा के क्या क्या नाम दिए गए हैं, आशा को किन किन नामों से पहचाना गया है, या व्हाट आर द डिफरेंट नेम्स गिवन टू होप, आशा के क्या क्या अलग नाम दिए गए हैं, कौन कौन से नाम हैं, आशा के नाम पूछे गए थे। तो हमने अभी पढ़ा था, इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है, डिफरेंट नेम्स आर गिवन, अलग अलग नाम दिए गए हैं। कुछ लोगों ने तो कहा, तो इसका आंसर क्या होगा, सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक्सपेक्टेशन है, एक आशा है, एक उम्मीद है। अदर्स टर्म इट फ्यूचर रिलेवेंस, और कुछ लोगों ने कहा कि ये फ्यूचर रिलेवेंस है। सम अदर्स थिंक, और कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मेजर ऑफ बेनिफिक्शन, यह मेजर ऑफ बेनिफिक्शन है। तो इसका आंसर भी क्लियर हो गया होगा। तो डिफरेंट नेम्स आर गिवन टू होप, सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, others think, others term it future relevance, some others think that it is the measure of benefaction। लेकिन अब लास्ट पंक्ति देखिए, यहां से भी बड़ा महत्वपूर्ण सा प्रश्न निकलेगा। टू मी द पोएट सेज दैट अकॉर्डिंग टू मी, कवि कह रहा है कि चाहे लोगों ने इसके कुछ भी नाम दिए गए हों, आशा के बहुत सारे नाम दिए हैं, किसी ने इसको एक्सपेक्टेशन कहा, किसी ने फ्यूचर रिलेवेंस कहा, किसी ने मेजर ऑफ बेनिफिक्शन कहा, लेकिन चाहे किसी ने कुछ भी नाम दिया गया हो, लेकिन मेरे अनुसार अकॉर्डिंग टू मी का मतलब अकॉर्डिंग टू मी, होप इज द क्रिएशन ऑफ सॉइल, और क्रिएशन का मतलब होता है सृजन। देखिए क्रिएशन जो होगा, क्रिएशन का मतलब होता है सृजन। क्रिएशन इसका मतलब होता है सृजन, सृजन का मतलब होता है निर्माण करना। तो कवि ने कहा अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार, टू मी मतलब अकॉर्डिंग टू मी, होप इज द क्रिएशन ऑफ सॉइल, और सॉइल का मतलब होता है आत्मा, सॉइल का मतलब होता है आत्मा। तो मेरे अनुसार, कवि ने कहा मेरे अनुसार यह आत्मा का सृजन है, आत्मा का निर्माण करने वाली है, आत्मा का उद्धार करने वाली है। अब अगला क्वेश्चन इसी लाइन से बनता है कि व्हाट इज होप, व्हाट इज होप अकॉर्डिंग टू द पोएट, अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार आशा क्या है। और ये भी प्रश्न बोर्ड में पूछ लिया गया है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, और कब पूछा गया है, ये लास्ट ईयर ही पूछा गया है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रश्न किस प्रकार से उठाए जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, वो आपको कविता के मध्य से कहीं से भी प्रश्न उठा के रख देता है। अब इस कविता में से कितने सारे प्रश्न बन सकते हैं, मैं उन सारे क्वेश्चनों की बात करूंगा आपसे। तो हमारे दो प्रश्न बने यहां से। पहला क्वेश्चन था कि आशा के क्या क्या नाम दिए गए हैं। तो आपको पता है कि द होप इज गिवन डिफरेंट नेम, आशा के अलग अलग नाम दिए गए हैं। सम, कुछ लोगों ने इसे कॉल इट एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन कहा। अदर्स टर्म इट फ्यूचर रिलेवेंस, और कुछ लोगों ने इसको फ्यूचर रिलेवेंस कहा है। सम अदर थिंक, और कुछ लोग सोचते हैं कि ये मेजर ऑफ बेनिफिक्शन है। ठीक है, लेकिन कवि ने कहा टू मी, मेरे लिए, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार होप इज द क्रिएशन ऑफ सॉइल,
आशा आत्मा का सृजन है। तो 2019 में यह प्रश्न पूछा कि कवि के अनुसार आशा क्या है। तो इस स्टेंजा से ये दो क्वेश्चन बनते हैं। तो दोनों का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। क्या क्या इसके आंसर बनेंगे, तो आंसर आप लिख सकते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले स्टेंजा की ओर, और अगला स्टेंजा क्या कहता है। चलिए तो एक अगले कुछ पंक्तियों की बातें करते हैं अब। और अगली आपकी पंक्ति होती है, that makes us feel pleasuresome and live with enthusiasm and glow. In past we have survived on hope. देखिए आगे आगे जब हम बात करते हैं तो that makes us feel pleasuresome, कवि ने कहा कि आशा के बहुत सारे नाम हैं, आशा के अलग अलग नाम दिए गए हैं, और मेरे अनुसार तो यह आत्मा का सृजन है। अब आगे उसने कहा कि ये आशा ही होती है जो फील अस प्लेजरसम, मेक्स अस फील। मेक्स अस फील का मतलब हो गया महसूस करवाना। यहां पर मेक जो क्रिया है उसका कॉजेटिव यूज हुआ है। मेक क्रिया का प्रयोग कॉजेटिव हुआ है। कॉजेटिव मतलब कर्ता खुद नहीं करके किसी से करवाएगा। तो दैट ये आशा है, आशा मेक्स अस फील, हमको महसूस करवाती है। क्या महसूस करवाती है? प्लेजरसम। प्लेजरसम का मतलब आनंद, जॉय। इट इज द होप दैट मेक्स अस फील जॉय। ये आशा ही तो होती है जो हमें आनंद महसूस करवाती है, हमें खुशी महसूस करवाती है, हमें प्रसन्नता देती है। अब एंड लीव, लीव का होता है जंप, उछलना, और उछलने से मतलब है प्रसन्न होना। लीप विथ एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म का मतलब है जोश, जील। एंथुजियाज्म का जो सिनोनिम होगा वो होगा जील। मतलब जोश। लीप का मतलब होता है, लीप का मतलब होता है उछलना। उछल कूद करना। मैंने कहा प्लेजरसम, कुछ शब्द हैं प्लेजरसम। प्लेजरसम का मतलब होता है आनंद, और कहें तो जॉय। ठीक है। ग्लो एक शब्द आता है, ग्लो, और ग्लो का मतलब होता है चमकना, शाइन, ब्राइट। और सरवाइव, सरवाइव का होता है जीवित रहना, यानी सरवाइव। सरवाइव का मतलब है सस्टेन लाइफ। हम कहें तो सस्टेन लाइफ, जीवन को चलाना, सस्टेन बनाए रखना, जीवन को बनाए रखना या जीवन को चलाना। अब देखिए, अब हम बात करते हैं दैट मेक्स अस फील प्लेजरसम, जो हमें महसूस करवाती है। ये आशा ही तो होती है जो हमें आनंद महसूस करवाती है। एंड लीप विथ एंथुजियाज्म, और हमारे अंदर जोश भर देती है। एंड ग्लो, और प्रसन्नता से हमारा चेहरे को चमका देती है। अर्थात ग्लो का मतलब है जब व्यक्ति प्रसन्न होता है, इट मेक्स अस आउट ऑफ बरीज, इट मेक्स अस फ्री फ्रॉम द बरीज ऑफ लाइफ। ये हमें जीवन की चिंताओं से मुक्त करती है, और जो व्यक्ति जीवन की चिंताओं से मुक्त हो जाता है, हिज फेस इज ब्राइट, उसका चेहरा चमकने लग जाता है। लीप उछलना, उछलता कब है?
तो ये आशा जो होती है हमारे जीवन में प्रसन्नता ला देती है। हमारे जीवन में जो चिंता है, इट मेक्स अस फ्री फ्रॉम द बरीज ऑफ लाइफ, ये हमारे जीवन की चिंताओं से हमें मुक्त कर देती है। इन पास्ट, भूतकाल में भी, वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप, भूतकाल में भी हम इस आशा पर ही तो जीवित रहे। भूतकाल में ये आशा ही तो है जिसने हमारे जीवन को आगे बढ़ाया। इस आशा पर ही हम जीवित रहे। भविष्य में भी, पास्ट में, भूतकाल में भी आशा ने हमको जीवित रखा। व्यक्ति इस उम्मीद के साथ में जीवित रहता है कि प्रथम असफलता के बाद उसको एक उम्मीद होती है कि वो सफल हो जाएगा, और इसी उम्मीद के साथ में, वो सफलता की उम्मीद के साथ में ही वो आगे बढ़ता है। तो इसलिए कहा है कि इन पास्ट, भूतकाल में भी इस आशा ने हमको जीवित रखा। कैसे? ये आशा जो होती है रिमूव द नेगेटिव आइडियाज फ्रॉम अवर माइंड, हमारे मस्तिष्क से नकारात्मक विचारों को दूर कर देती है। अब देखिए, इन पंक्तियों से एक प्रश्न बनता है, बड़ा महत्वपूर्ण सा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ होप, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ होप इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में आशा की क्या भूमिका है, आशा का क्या महत्व है। तो देखिए, हमने अभी पढ़ा था कि आशा किस प्रकार से महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, क्यों है, या ये हमारे जीवन में महत्वपूर्ण क्यों है। वाई इज होप इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है। तो महत्व क्या है? इट इज द होप दैट मेक्स अस फील प्लीजरसम, ये आशा ही तो है जो हमें आनंद महसूस करवाती है। इसका मतलब होप, द होप इज इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, इट मेक्स अस फील प्लीजरसम, ये आशा हमको आनंद महसूस करवाती है। एंड गिव्स अस जॉय, हमें प्रसन्नता देती है। एंड मेक्स अस फ्री फ्रॉम द बरीज ऑफ लाइफ, जीवन की चिंताओं से हमें मुक्त कर देती है। इट इज द होप दैट फिल्स अस विद एंथुसियाज्म, और ये आशा ही तो होती है जो हमें जोश भर देती है। एंड मेक्स अस फेस ग्लो, और हमारे चेहरे को चमका देती है। इट इज द होप दैट सर्वाइव्ड इन आवर पास्ट, ये आशा ही तो है जिसने हमको अपने भूतकाल में जीवित रखा। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन इसमें से भी बनता है। तो इन पंक्तियों से ये 3 क्वेश्चन बने थे, और 2 क्वेश्चन जो पिछले सालों में पूछे गए, और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, और इसका आंसर और आगे हम